क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करें एंड टुडे इज अ वेरी बेसिक टॉपिक. ओके, सो वी स्टार्ट विद दैट एटमॉस्फेयर. आई डोंट नो रज्जो, ये सब चीजें मुझे नहीं पता बेटा. चले पढ़ना स्टार्ट करें. सो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो स्पॉटफेयर में जब बोलते हैं तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर. तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो दैट इज, ये आपकी अर्थ है ना, ये आपकी अर्थ है. और अर्थ ना ऐसे गैसेस का और जिसको बोलते हैं वाटर वेपर्स का, ठीक है ना, उससे बेसिकली क्या है, उससे घिरा हुआ है. एक एनवलप है गैसेस का और वाटर वेपर्स का, जो आप समझते हो बेसिकली असेंशियल, ठीक है ना. तो उससे बेसिकली आपका अर्थ या आपकी धरती घिरी हुई है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है ना. उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर. सो बेसिकली व्हेन इट कम्स ओवर द क्लाइमेटोलॉजी की हम बात करें या जलवायु विज्ञान की, तो जिसमें क्लाइमेट के फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं. जलवायु के कौन से फैक्टर्स होते हैं? सो नो डाउट हम बात कर रहे हैं जितने भी प्रेशर हो गया आपका, या जितना भी आपका टेम्परेचर रिलेटेड चीजें होती हैं, ह्यूमिडिटी रिलेटेड चीजें होती हैं, हम सारे उन फैक्टर्स की बात करते हैं. पर याद रखिएगा, एक लॉन्ग टर्म स्टडीज होती है जो हम बेसिकली ओवर द पीरियड्स इसको स्टडी करते हैं. एक सेट पैटर्न को ओवर द पीरियड जब आप स्टडी करते हो तब वो क्लाइमेटोलॉजी बनती है ना. फॉर एग्जाम्पल 30 डिकेड्स के लिए या मैं 3 डिकेड्स के लिए, 30 सालों के लिए आप कुछ चीजें स्टडीज कर रहे हो. बेसिकली क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो 30 सालों की स्टडीज को या 3 डिकेड्स की या 3 दशकों की स्टडीज को इंक्लूड करते हैं, जब वो एटमॉस्फेयर को या आपके जो जलवायु है या पर्यावरण है या वातावरण है, उसके एक सेट प्रारूप को या पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज बेसिकली अ क्लाइमेटोलॉजी. उसमें एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट. गुड इवनिंग प्रिया. बिकॉज इट इज बेसिकली व्हाट, व्हेन इट कम्स ओवर, इट इज सराउंडेड बाय व्हाट, इट इज सराउंडेड बाय, यू कैन कॉल इट एज ए एनवलप ऑफ एयर और गैसेस. ओके, अब एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें तो बहुत सारी परतें या बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है ना. बहुत सारी परतें या बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं. ओके, एंड उन लेयर्स में अगर आप देखोगे तो देखो कॉमन सा अगर आप यहां से समझ पाते हो तो देखो, ये आपकी पहली वाली लेयर है जिसमें आप देख रहे हो सारे मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन होते हैं वो आपको सारे ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेंगे, ठीक है, सारे ट्रोपोस्फेयर में. स्ट्रेटोस्फेयर अगर देखोगे, ये देखो आपका एयरप्लेन्स या एरोप्लेन जो उड़ रहा है वो बेसिकली आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिल रहा है, ठीक है. मेसोस्फेयर में जितने भी मेटियोर्स होते हैं, है ना, जो उल्का पिंड होते हैं आपके, सारे यहाँ आकर जल जाते हैं. किसमें? मेसोस्फेयर में, ठीक है. जितनी भी आपकी सैटेलाइट्स होती हैं वो आपको थर्मोस्फेयर में देखने को मिलती हैं, और रॉकेट समवेयर थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर के बीच में देखने को भी मिलते हैं. ओके दीपिका, दीपिका के साथ बहुत दिक्कत है. ट्रोपोस्फेयर, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट. ओके, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये आपको हिंदी में 2 मिनट दीजिए, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ. हाय पल्लवी, जस्ट अ मोमेंट. ओके, मैं अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, है ना, ठीक है ना. नहीं, मैं सबका बता दूंगी, कुछ चिंता मत कीजिए आप, ठीक है. सो ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं समताप मंडल. एक बार बोल रही हूं मैं, है ना दीपिका, नोट इट डाउन, क्योंकि मैं दो लैंग्वेज में नहीं बोल पाऊंगी, ठीक है. ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है. ट्रोपोस्फेयर को शोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल, मिजोस्फेयर को मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, ठीक है. ओके, एंड थर्मोस्फेयर को ताप मंडल, थर्मोस्फेयर को ताप मंडल. इसमें एक आयनोस्फेयर भी पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आयन मंडल. ओके, आयन मंडल. और एग्जॉस्फेयर को हम बोलते हैं भारे मंडल. ओके, सो कैसे हो गया? शोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, ताप मंडल. ताप मंडल के अंदर पाया जाता है अयान मंडल. ओके, एंड उसके बाद है भारे मंडल. नाउ क्लियर? अब इसको आप नोट कर लीजिए, एंड दोनों लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ तो आप समझ लीजिएगा.
ठीक है। सो व्हेन इट कम्स ओवर द लेयर्स ना, तो मैंने आपको बोला ट्रोपोस्फेयर, मैं सिर्फ आपको एक नॉर्मल जानकारी दे रही हूँ ना, ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं या हम जब शोभ मंडल की बात करते हैं, सो उधर हमें ज्यादा, सबसे ज्यादा पर्यावरण में या मैं बोलूं एटमॉस्फेयर में जितने भी परिवर्तन या चेंजेस होते हैं, सबसे ज्यादा ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में हमको क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रेटोस्फेयर में बेसिकली आपके जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, जो नीचे वाली पट्टी होती है स्ट्रेटोस्फेयर की, ठीक है, या आपकी समताप मंडल की, बेसिकली वहां पे आपके प्लेन्स उड़ते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे आपके जितने भी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जितने भी परिवर्तन होते हैं ना, वो उतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते। मिजोस्फेयर में या मध्य मंडल में क्या होता है, जितने भी मीटियोर्स, उल्का पिंड गिरते हैं ना ऊपर से, वो सारे वहीं आकर जलते हैं। थर्मोस्फेयर क्या है? थर्मोस्फेयर या जिसको हमने बोला है तापमंडल, वहां पर बेसिकली ना आपको नीचे की तरफ अगर आप देखोगे ना, इस तरफ यहाँ पे आयनोस्फेयर भी पाया जाता है, या जिसको हम आयन मंडल बोलते हैं, जहां पे चार्ज पार्टिकल्स देखने, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अगर आप समझते हो तो वो देखने को मिलते हैं। और वहीं पर फिर आपको वो रेडियो वेव्स मिलती है जो आपको कम्युनिकेशन में काम आती है। एंड दिस इज व्हाट अ क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड, तो कि कम्युनिकेशन का क्या कारण है आयनोस्फेयर में? इसका कारण ये नहीं है कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत लंबी होती है, नहीं, क्योंकि आयनोस्फेयर में या आयन मंडल में बहुत सारे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देखने को मिलते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। यस, जो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। हाँ, अभी पढ़ते हैं इसको मिनाल, है ना, आगे पूरा पढ़ेंगे इसको, आयनोस्फेयर को भी, ठीक है ना। सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। एंड एग्जॉस्फेयर तो हो गया आपका बाहरी मंडल, बाहर की तरफ, ठीक है। सो दैट इज अ कॉमन एस्पेक्ट अबाउट द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे, है ना, रेडियो वेव्स, मैंने रानी अगर आपको याद हो तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि मैंने आपको रिमोट सेंसिंग में पढ़ाया था। ठीक है, किसमें पढ़ाया था? रिमोट सेंसिंग में। ठीक है, रिमोट सेंसिंग में ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जो अपने अंदर जो लाइट होती है या जो चीज उस पर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसको हम तो रेडियो वेव्स वही होती हैं जिससे आपकी कम्युनिकेशंस, आपकी जो रेडियो या जो आपके टीवी होते हैं, सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। अभी इन सब पे आएंगे, दैट इज अ फर्स्ट वो है ये आपका रियासुद्दीन, हर्षित मैग्नेटोस्फेयर भी बताऊंगी, ठीक है ना। हाँ, देखो ये जो है ना, हाँ, यस, आयनाइज पार्टिकल्स नेगेटिव पॉजिटिव जो चलता है, इसकी वजह से वो रेडियो वेव्स जो है रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। थर्मोस्फेयर में ही आयनोस्फेयर आता है। ठीक है, थर्मोस्फेयर का पार्ट ही आयनोस्फेयर होता है। ओके, नाउ कमिंग ओवर, देखो ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम देख रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ओके, इसका मतलब आपके शोभ मंडल हो गया, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है ना, ये सारे। यस, तो ये क्या है बेसिकली, ये जो वितरण आपको दिख रहा है ना, ये क्लासिफिकेशन जो दिख रहा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, है ना। ये क्या है? ये आपके तापमान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है ना। तो किसकी क्या विशेषता है उसको पढ़ने से पहले ना, आपने कभी ये नोटिस किया है, ये एक सिग्मा बना रहा है ना। सिग्मा आपने सुना है? ऐसे डायग्राम आपने, सिग्मा हम स्टैट्स में बहुत सुनते, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये एक सिग्मा बना रहा है। तो देखिए, ये जो आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइन, यस, है ना, ये जो दिख रही है आपको, ये वाली, है ना, एक्स रेज जो दिख रही है आपको, ये एक्स है ना, इस पर टेम्परेचर है ना, इस पे आपका तापमान है, -100 डिग्री, -80, -60, -40, -20, देन 0 एंड 20 दिख रहा है आपको। और ये बता रहा है ऑल्टीट्यूड, मतलब हाइट। क्या बता रहा है? ये हाइट बता रहा है। ओके, तो नीचे की तरफ मैंने आपको टेम्परेचर नोट किया है, तापमान है। ऊपर की तरफ हम क्या बात कर रहे हैं? ऊपर की तरफ हम एल्टीट्यूड बात कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखो, ट्रोपोस्फेयर से, है ना। अब देखो, ये बहुत इजी तरीका है कि किस लेयर में कैसे, है ना, ठीक है ना। रेडियो वेव्स बेटा थर्मोस्फेयर में पाई जाती हैं। ओके, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स होते हैं।
आयनाइज्ड पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना। आपने देखा आपके बाल चार्ज हो जाते हैं सर्दियों में, है ना। आपके बाल, आपके स्केल आप लगाते हो तो चिट चट करते हैं, आप एक दूसरे से अड़ते हो तो आप चट चट करते हो, है ना। तो वो क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। आप सर्दियों में आपने देखा आप में से करंट निकलता है, कभी कभार हम किसी से टकराते हैं और आपके हाथ में से झन झन निकलती है, ठीक है। ऐसे चार्ज पार्टिकल्स आपको थर्मोस्फेयर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से, हाँ, तो जिसकी वजह से वहां पे रिफ्लेक्ट करती है ना, जो वेव्स ऊपर से आ रही है वो रिफ्लेक्ट करती है, जिसको हम कम्युनिकेशन में काम में लेते हैं। इसका मतलब ये जो आपके टीवी वीवी चल रहे हैं इसमें हम काम में लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेटा हम सैटेलाइट्स भी तो प्लेस करते हैं, थर्मोस्फेयर में हम सैटेलाइट्स भी प्लेस करते हैं, तो वो सारे इसीलिए काम में आते हैं, ओके। अब देखिए, जब मैंने आपको बोला कि ये टेम्परेचर या तापमान बता रहा है ना, और ये ऑल्टीट्यूड बता रहा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर, जो आपका शोभ मंडल है, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए शोभ मंडल का देखो, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 20 डिग्री से, है ना। ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और जैसे जैसे आपका किलोमीटर्स बढ़ रहे हैं, आपके किलोमीटर्स है ना, जैसे जैसे आपके किलोमीटर्स बढ़ रहे हैं, आपके शोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में आकर टेम्परेचर कम होते जा रहा है। क्या हो रहा है देखो, ये 20 से आप कहां तक पहुंच गए, ये हम पहुंच गए ऑलमोस्ट 55 या 56 में, -55 या 56 डिग्री पर, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है ट्रोपोस्फेयर में, कि हाइट के साथ, जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रोपोस्फेयर में, शोभ मंडल में आपका तापमान या आपका टेम्परेचर कम होते जाएगा, ठीक है। क्या होते जाएगा, कम, क्योंकि हम कैसे जा रहे हैं, पॉजिटिव 20 डिग्री से हम माइनस डिग्री की तरफ जा रहे हैं, दैट इज 60 डिग्री, -60 डिग्री की तरफ जा रहे हैं। प्रॉपर तो नहीं है पर हम समवेयर इधर आ रहे हैं, तो मैं इसको काउंट कर रही हूँ कि हम 55 या 56 के हैं। तो मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, है ना, ट्रोपोस्फेयर में, शोभ मंडल में, क्या होगा, हाइट के साथ में आपका टेम्परेचर कम होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो रेखा दिख रही है टूटी टूटी सी, है ना, स्केटर्ड जो लाइन है, इसको हमने बोला है ट्रोपोपॉज, है ना। आप ट्रोपो को हटाओ जो शोभ मंडल है, पर इस पॉज को देखो, हर जगह आपको एक पॉज वर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। ये पॉज क्या बता रहा है, पॉज हम बेसिकली लेते क्या है, हाँ, पॉज हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं कि भाई ट्रोपोस्फेयर को और स्ट्रेटोस्फेयर को, शोभ मंडल को और समताप मंडल को अलग कर रहा है आपका ट्रोपोपॉज। पर पॉज का मतलब क्या होता है, जहां जाकर आपका टेम्परेचर लॉक हो गया, मतलब कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। यस, एंडिंग ऑफ द लेयर, बट ट्रोपोपॉज का मतलब होता है सूर्य, वेयर योर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना। क्या हो गया, टेम्परेचर स्थिर हो गया। पॉज पर आकर, पॉज वर्ड देखते हो ना आप देखते हो, पॉज, टीवी चलाते हो पॉज कर देते हो, वापस ऑन करते हो, तो पॉज का मतलब क्या हो गया, कि मैंने बोला कि भाई -60 डिग्री, इसका मतलब कि वो टेम्परेचर ना कुछ हाइट तक पॉज कर दिया गया है ना, इसका मतलब स्थिर कर दिया गया है, स्टेबल कर दिया गया है। तो ट्रोपोपॉज के बाद जब आप स्ट्रेटोस्फेयर में घुसोगे, है ना, जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर में घुसोगे, आपको कुछ टाइम तक, कुछ दूरी तक, सॉरी, कुछ ऑल्टीट्यूड तक, कुछ ऊंचाई तक आपको जो तापमान है वो आपको स्थिर नजर आएगा, ओके, स्थिर नजर आएगा। और उसके बाद जब आप समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में देखोगे, सो टेम्परेचर विद हाइट आर इंक्रीजिंग, है ना, इज इंक्रीजिंग, ओके। तो देखिए ये हो गया पॉज, तो मैंने यहां तक देखो, आप सेम टेम्परेचर शो कर रहा है, सेम टेम्परेचर है, सेम तापमान है, पॉज कर दिया क्योंकि आपने, उसके बाद वो बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। तो देखिए हाइट के साथ में ना यहाँ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हाइट के साथ में यहाँ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर का, या जिसको बोलते हैं शोभ मंडल से उल्टा होता है, आपका समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फेयर में एल्टीट्यूड के साथ में या हाइट के साथ में टेम्परेचर वुड इंक्रीज, तापमान बढ़ेगा। क्या होगा, तापमान बढ़ता नजर आएगा, ओके। इट डजेंट मैटर कि वो माइनस में बढ़ रहा है या वो प्लस में बढ़ रहा है, पर वो बढ़ रहा है ना, पर वो बढ़ रहा है। सो दैट इज बेसिकली important, okay, that is basically important, okay। So ट्रोपोस्फेयर में ओजोन लेयर भी तो पाई जाती है ना, ट्रोपोस्फेयर में ओजोनोस्फेयर भी तो है, ओजोन लेयर भी तो पाई जाती है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में,
है ना। सो दैट इज वाई यू कैन फाइंड आउट कि टेम्परेचर जो है वो आपको राइज अप होता नजर आएगा। तो अगर ट्रोपोस्फेयर देखोगे तो टेम्परेचर हाइट के साथ में कम हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अगेन फिर क्या आ गया, स्ट्रेटोपॉज, फिर पॉज आ गया। इसका मतलब जहां पे टेम्परेचर रुका था, बढ़ा था, वहां तक कुछ टाइम तक क्या होगा, कुछ टाइम तक टेम्परेचर फिर स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। फिर हम किस में आ गए, हम मध्य मंडल में आ गए, हम मेसोस्फेयर में आ गए, ओके। एंड मेसोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ में फिर बढ़ता चला जाता है, कम होता चला जाता है, ठीक है। मध्य मंडल में ये देखिए टेम्परेचर जो है हाइट के साथ में कम होते जा रहा है, ठीक है। एंड यू कैन फाइंड आउट अप्रोक्सीमेटली, देखो 90 डिग्री, -90 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है मेसोस्फेयर में, मध्य मंडल में। इसको सबसे ज्यादा ठंडी परत या सबसे ठंडी लेयर बोला जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली -90 डिग्री के आसपास आपको, मैं अप्रोक्स बता रही हूँ ना, -90 डिग्री के आसपास, यस है ना, आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। हाँ, वो कुछ भी मान लो, हर्षित याद ये रखना है कि ये सबसे ठंडी परत है ना। इट इज द कोल्डेस्ट लेयर बिकॉज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, है ना। मतलब हाइट के साथ में टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल माइनस तक पहुंचते जा रहा है, तो ये सबसे गर्म है, सबसे ठंडी है, सॉरी, ओके। फिर वापस से मेसोपॉज आ गया। तो पॉज का मतलब हो गया जहां आपने -93 या 92 या 90 डिग्री टेम्परेचर देखा था, कुछ टाइम तक, है ना, कुछ टाइम तक आपके ताप मंडल या थर्मोस्फेयर में वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके थर्मोस्फेयर में या जो आपका ताप मंडल है ना, हाँ, मेसोस्फेयर ठंडी परत है ना, देखो रज्जो, टेम्परेचर देखो कहां तक पहुंच गया, टेम्परेचर कहां तक पहुंच गया, टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना, कहां तक, -90 के आसपास। देख बेटा यहां तक पहुंच गया ना, तो देखो ये है ना, यहां तक पहुंच गया। सो दैट इज बेसिकली, तो ये कितना कम हो गया, इसलिए सबसे ठंडी लेयर है, ओके। फिर मेसोपॉज आ जाएगा। मेसोपॉज में आके वापस वो टेम्परेचर क्या हो गया, स्थिर हो गया। और उसके बाद आपके जो ताप मंडल है, ताप से ही समझ लीजिए, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो ये देखिए हाइट के साथ में टेम्परेचर बढ़ रहा है, जा माइनस में ही रहा है ना, जा माइनस में ही रहा है, ठीक है ना। बट यू कैन फाइंड आउट दिस इज बेसिकली -40 पर मेसोस्फेयर के कंपैरिजन में, मध्य मंडल के कंपैरिजन में वी कैन फाइंड आउट कि टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा 2 लेयर्स थी जिनमें टेम्परेचर हाइट के साथ कम हो रहा था, और 2 लेयर्स ऐसी थी जिनमें हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा था, ओके। हाउ डज इट मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस में जा रहा है टेम्परेचर या टेम्परेचर जो है वो प्लस में जा रहा है, बढ़ना घटना आपने देखना है, क्योंकि दूसरी लेयर जो नीचे वाली परत है उसके कंपैरिजन में हम ये देखते हैं, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, जो ऊपर वाली लेयर है उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं, ओके। तो चलिए हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इन लेयर्स की, इन परतों की विशेषताएं। ओके, सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ये सबको क्लियर हो गया, ये टेम्परेचर के बेसिस पे जो कहानी मैंने आपको बताई, नाउ इट इज क्लियर। तो अगर है ना, पानी है नहीं पूजा, मेरी बैक टू बैक क्लासेस थी ना। स्ट्रेटोस्फेयर ना, रियासुद्दीन, स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल की बात कर रहे हो ना, तो देखो जो ट्रोपोस्फेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो था हाइट के साथ कम हो रहा था, ठीक है। फिर ट्रोपोपॉज में आके वो रुक गया, और जैसे ही आप समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फेयर में आओगे, टेम्परेचर जो है वो आपका हाइट के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। ये देखो, ऐसे जाते हो तो बढ़ रहा है, ऐसे जाओगे तो घट रहा है, नेगेटिव। हमेशा याद रखना, 0 सेंटर में होता है, ठीक है। आपकी राइट में हमेशा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। ये है, तो आप ऐसे जाते हुए देख रहे हो, इसका मतलब घट रहा है ना। ऐसे जाते हुए देखोगे तो घट रहा है, और ऐसे जाते हुए देखोगे तो बढ़ रहा है। ट्रोपोस्फेयर में ऐसे जा रहा है, घट रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसे जा रहा है, बढ़ रहा है, फिर मेसोस्फेयर में ऐसे घट रहा है, और फिर ऐसे ना। हाँ प्रमोद, नहीं, वाटर वेपर्स ही कम हो जाते हैं, है ना। समताप मंडल और इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में आपको मिलेंगे ही नहीं,
है ना, आपको मिलेंगे ही नहीं। वाटर वेपर्स बहुत ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप वाटर वेपर्स की बात करते हो तो मैक्सिमम जो वाटर वेपर्स होते हैं वो बेसिकली 5 किलोमीटर तक ही मिलते हैं, है ना। अप्रोक्सीमेटली 90, है ना, 90% जो आपके जल जो वाष्प होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं ना, वो धरातल से 5 किलोमीटर पे ही पाए जाते हैं। तो आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, और आगे जाके तो फिर ड्राइनेस आ जाती है ना, आगे जाके तो ड्राइनेस आ जाती है, तो नहीं मिलेगा। ओके, सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में ही है ये सारी चीजें। ओके, कहाँ मिलेगी? ट्रोपोस्फेयर में। ओके, चलिए चलिए, सो ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। सो व्हेन इट कम्स ओवर ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहले तो ट्रोपोस्फेयर की जो एवरेज हाइट है ना, एवरेज जो हाइट है बेसिकली, ठीक है ना, सो दैट इज बेसिकली 12 किलोमीटर कंसीडर की जाती है। कितनी? 12 किलोमीटर एवरेज, मतलब जो हम औसतन जो टेम्परेचर, औसतन जो हाइट लेते हैं। देखो अब है ना, प्रॉब्लम ये है कि आपको हर जगह ना हाइट डिफरेंट देखने को मिलेगी, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको इसमें सब जगह पे चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है ना। अब चलो ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं सबसे पहले। तो ट्रोपोस्फेयर जो है एवरेज बोल रहे हैं हम 12 किलोमीटर्स। ओके, एवरेज कितना बोल रही हूँ? 12 किलोमीटर्स, ठीक है। पर अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल कि जो आपका इक्वेटर और पोल्स की अगर मैं बात करूं, तो इक्वेटर और पोल्स पर इसकी जो मोटाई है ना, वो आपको कम देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है? ओवरऑल मैंने ऐसे बोला मोटाई जो है वो 12 किलोमीटर्स है ना, कितनी है? 12 किलोमीटर्स। पर जब आपके पोल्स की हम बात करते हैं, है ना, पोल्स की जब हम बात करते हैं तो पोल्स पर इसकी मोटाई कम पाई जाती है, ठीक है। इक्वेटर पे, भूमध्य पे इसकी मोटाई ज्यादा पाई जाती है। ओके, सो वेर इट कम्स ओवर, तो अगर आप इसकी इक्वेटर पे जो आपका जिसको हम बोलते हैं ये पोल्स पर ना आपको ये 8 किलोमीटर्स, है ना, या मैं आपको बोलू 7 किलोमीटर्स या 6 किलोमीटर्स, है ना, 6 to 8 के विंडो में ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब वही मैं बोलू, हर जगह वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यस, हर जगह वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। सो दैट इज वाई ये कंफ्यूजन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। आपकी बुक में अलग है, एनसीईआरटीज में अलग है, सब जगह आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेंगे किलोमीटर्स को लेके। ओके, क्योंकि कोई भी ढंग से नहीं बता पा रहा है, ठीक है ना। पर अगर मानोगे तो ऐसे मान के चलो, ट्रोपोस्फेयर जो है वो बेसिकली ऐसे स्टार्ट हो रहा है समहाउ, यस, है ना। हाँ, एवरेज है हर्षित, दिस इज ऑन एवरेज। ओके, इसको मैं बोल रही हूँ एवरेज, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? दिस इज बेसिकली एवरेज ठीक है ना। हाँ हाँ, 12 किलोमीटर एवरेज अगर ओवरऑल देखोगे तो, ठीक है, पोल्स पे, है ना। हाँ, हम्म, सविंदर सिंह में 16 से 6, मेरे पास जो सविंदर सिंह है ना रानी, उसमें 17 दे रखी है ना, इसमें 17 भी दे रखी है। 17 किलोमीटर इक्वेटर पे दे रखी है। ओके, एंड 9 किलोमीटर, 9 to 10 आपको इक्वेटर उस पे पोल्स पे दे रखी है ना। ओके, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सो छोड़िए, मेरी बात सुनिए, मैं भी आपको सविंदर सिंह से ही डेटा बताऊंगी। ओके, सो जस्ट टेक इट दैट वे। तो जो आपका जिसको हम बोल रहे हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जो है, लमसम जो उसकी हाइट है वो कितनी है? लमसम आप इसको ऐसे मान के चलिए, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 17 किलोमीटर्स। ओके, 7 से 17 और समहाउ 18 तक भी इसको मान लेते हैं, ठीक है। पर पोल्स पे जो है वो 9 से 10 किलोमीटर देखने को मिलेगा। और जो आपका इक्वेटर है ना, जो आपका इक्वेटर है, वहां पे आपको 17 किलोमीटर देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना? 17। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, पोल्स पे इसकी जो चौड़ाई है, थिकनेस है, वो है 9 से 10 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द सविंदर सिंह। एंड इक्वेटर पे इसकी चौड़ाई कितनी मिलेगी? इक्वेटर पे इसकी चौड़ाई जो है आपको देखने को मिलेगी कितनी? 17 किलोमीटर। ओके, 17 किलोमीटर्स। ओके, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द सविंदर सिंह। तो अगर कभी प्रॉब्लम आएगी तो हम सविंदर सिंह से चैलेंज कर सकते हैं, है ना, सविंदर सिंह को चैलेंज कर सकते हैं। सविंदर सिंह में साफ साफ लिखा हुआ, मेरे पास अंग्रेजी वाली सविंदर सिंह है, आप अपनी वाली सविंदर सिंह देख लीजिएगा ठीक है। ओके,
हाँ, वो मैं बता रही हूँ क्यों डिफरेंट होती है, ठीक है ना? अब देखो पहले तो नॉर्मल और हाँ, है ना? यस, यस मिनाल। एंड यू नो व्हाट, आपने कभी सुना नहीं होगा, पर इसकी जो हाइट है ना, वो वेरिएट होती है, चेंज होती रहती है। यस, जनवरी में और फरवरी में आपको अलग देखने को मिलेगी। इक्वेटर की बात बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है ना? जनवरी में और उसमें आपको अलग देखने को मिलेगी, ठीक है? एंड जैसे ही आपका जुलाई जब आएगी तो अलग हो जाती है ना? हाँ, पोल्स पर कम है और इक्वेटर पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है ना? यस, सो दैट इज बेसिकली, एंड इट फ्लक्चुएट, इट मे फ्लक्चुएट। यस। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो कॉमन चीजें वो ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, हाइट के साथ में टेम्परेचर घट रहा है, जो नॉर्मल रैप्स रेट होती है ना, जो नॉर्मल लैप्स रेट होती है उससे आपका टेम्परेचर यहाँ पे घटता हुआ नजर आता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर्स, है ना? तो बेटा एटमॉस्फेयर तो पूरा है ना, धरती में ही तो इक्वेटर और पोल्स पाए जाते हैं ना, है ना? अंजलि, बिकॉज दिस इज अर्थ बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज अर्थ, है ना? दिस इज अर्थ। तो अर्थ पे ही तो, अर्थ पे ना लेयर है कैसे, यूं है लेयर, धरती के अंदर लेयर नहीं है। सो दिस इज योर धरती, धरती के ऊपर एक कवर है लेयर्स का, है ना? धरती के अंदर नहीं है बच्चे, धरती के बाहर एटमॉस्फेयर। ओके, यू बेसिकली वी आर इन बिटवीन कहीं पे, और पूरी तरफ आपका एनवायरमेंट है, एनवेलोप ऑफ गैसेस, दैट इज एटमॉस्फेयर। इसीलिए वो लेयर्स पोल्स पे भी पाई जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, यस। ओके, सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर्स नॉर्मल लैप्स रेट से टेम्परेचर बदलता है। आपने देखा ना, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। ओके, इसको ना बोला जाता है सबसे ज्यादा बदलने वाली लेयर। ओके, इसका मतलब चेंजिंग स्फेयर या बदलने वाला गोलार्ध, ठीक है? सबसे ज्यादा परिवर्तन यहाँ होते हैं, वेरिएशन सबसे ज्यादा आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो जितना भी मौसमी संबंधी वेरिएशंस या परिवर्तन होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। मौसमी संबंधी जितने भी वेरिएशंस होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपके एरोप्लेन जो होते हैं वो यहाँ नहीं उड़ते, क्योंकि बहुत टर्बुलेंस होगा। अगर ट्रोपोस्फेयर में होगा तो देखो सर्दी गर्मी का बहुत प्रभाव यहाँ पे पड़ जाता है। प्लस अगर आप देखोगे तो बहुत चेंजेस, सीजनल चेंजेस भी बहुत होते हैं सर्दी गर्मी में, उसकी वजह से इसमें बहुत, इसके किलोमीटर्स में भी बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। इस वजह से इस लेयर को बेसिकली अनस्टेबल माना जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी प्लेन उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। ओके, और इसमें आपको वाटर वेपर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, धरती से कुछ 5 किलोमीटर पर ही आपको क्या देखने को मिलते हैं, ज्यादा, सबसे ज्यादा वाटर वेपर्स। तो यही आपको वाटर वेपर या जो आपके बिल्कुल मेच्योर पार्टिकल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब आई बात, क्वेश्चन ऐसी कि भाई पोल्स पे अलग क्यों है एंड इक्वेटर पे अलग क्यों है, ठीक है? इससे पहले इंडिया की बात बता देती हूँ। इंडिया में ना, समवॉट इंडिया में ट्रोपोस्फेयर की चौड़ाई 16 किलोमीटर्स है, ठीक है? इंडिया में कितनी है, 16 किलोमीटर्स है, ठीक है ना? अब क्यों इक्वेटर पे ज्यादा चौड़ा है, मोटा है, क्यों पोल्स पे नहीं है? देखो, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ना जो माना जाता है, बिकॉज ऑफ हाई इंसुलेशन। पोल्स पर सूरज की रोशनी बहुत कम पाई जाती है, और यहाँ ट्रोपोस्फेयर या इक्वेटर पे बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना? अब क्या होता है, जब आपके तेज सूरज की रोशनी होती है तो आपकी संवहनी तरंगे, कन्वेक्शनल करंट्स काम करते हैं ना, गर्म ठंडी हो, गर्म है फिर ऊपर उठती है ना, हल्की होती है, उसकी वजह से। तो वो जो है वो यहाँ पे इक्वेटर पे या भूमध्य पे पाया जाता है, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि यहाँ पे आपको ट्रोपोस्फेयर की जो चौड़ाई है या मोटाई है वो ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि पोल्स पे नहीं है। पोल्स पे सूरज की रोशनी कम है, भारी हवा है,
हवा बैठने वाली हवा है, इक्वेटर पे हल्की हवा है क्योंकि सूरज की रोशनी, इंसुलेशन ज्यादा है, इसलिए जो समवाही तरंगे या कन्वेक्शनल करंट्स जो होते हैं वो इक्वेटर पे ज्यादा काम करते हैं। इसकी वजह से आपको इनमें जो 7 किलोमीटर और जो आप पढ़ रहे हो 17 किलोमीटर या 16 किलोमीटर, उसका फर्क देखने मिलता है। दैट इज द रीजन वाई इट इज डिफरेंट ऑन इक्वेटर एंड पोल्स। ठीक है, दैट इज द थिंग। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने जो बोला इक्वेटर पे हवाएं कम डेंस है, मतलब भारी कम है, पोल्स पे बैठने वाली हवाएं हैं बिकॉज ऑफ ठंडी। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ ठंडी। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है आपका, है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज, जैसे ये आपकी धरती है ना, धरती में समवॉट सेंटर में ना इस तरफ आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है ना, जो जो आपका चुंबकीय जो क्षेत्र है वो यहाँ है। अब क्या है, इक्वेटर क्योंकि इतना चौड़ा है ना, उस पे वो ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, उतना अच्छे से काम नहीं करता जितना पोल्स पे काम करता है, क्योंकि पोल्स एक बिंदु है, बस पोल्स एक बिंदु है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पोल्स पे ज्यादा काम करता है, इसीलिए वो उसको खींचता है, तो वो दबे हुए हैं आपके। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल भी वहां ज्यादा है, इसीलिए वहां पे मोटाई कम पाई जाती है। ठीक है, एंड द चौथा इज बिकॉज ऑफ द जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर जो है उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका मतलब वहां से हवाएं बाहर फेंकती हैं, वहां से हवाएं बाहर जाती हैं। ठीक है, और पोल्स पे जाके मिलती हैं। तो क्योंकि हवा जो है, क्योंकि कोरियोलिसिस फोर्स किस पे, पोल्स पे ज्यादा होता है। अब पोल्स अगर जल्दी घूम रहा है तो इक्वेटर को उसको मैच करना पड़ेगा। पोल्स तो इतना सा है, वो तो फटाफट घूम सकता है, इक्वेटर ज्यादा बड़ा है, इक्वेटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है घूमने के लिए, तो घूमता है इसलिए वो इतना इतना बलजी है, इतना निकला हुआ है, और उसकी वजह से वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पाया जाता है, जिसकी वजह से भी वहां पे आपको मोटाई ज्यादा देखने को मिली। तो पोल्स तो इतने से हैं, मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो पोल्स इज अ डॉट फॉर अस, 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इज अ डॉट, एंड इक्वेटर पूरा बेल्ट है जो पूरे धरती पे ऐसे है, तो वो ज्यादा बड़ा है, तो वहां ज्यादा काम है ना। सो दैट इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, एंड ट्रोपोस्फेयर अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो वहां पे केमिकल कॉम्पोजिशन या रासायनिक जो चीजें होते हैं, जो बनावट है, उसमें बहुत भिन्नताएं आ जाती हैं, क्योंकि मैंने बोला ना सबसे ज्यादा वेरिएशन, सबसे ज्यादा भिन्नताएं इसी बेल्ट पे है। इसी वजह से इक्वेटर और पोल्स में भी आपको इतनी भिन्नताएं देखने को मिलती है। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई यू कैन फाइंड आउट कि यहाँ पर आपको इतनी चेंजेस, बाकी कहीं चेंजेस नहीं है ना, बाकी इक्वेटर और पोल्स की कोई गणित नहीं है जितनी ट्रोपोस्फेयर में या शोभ मंडल में पाई जाती है। ओके, सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दिस इज कंसिडर एज सबसे डेंस, जिसको बोलते हैं डेंसेस्ट, सबसे भारी लेयर इसको कंसिडर किया जाता है ना, सबसे भारी इसको किया जाता है, लेयर को कंसिडर किया जाता है, बिकॉज ऑफ दैट कि ऊपर वाली सारी लेयर का भार इस पर है ना, क्योंकि सबसे नीचे है ना, तो ऊपर वाला अगर गहन, ऊपर वाले का भार इस पे पड़ेगा तो बेचारा दबेगा ही। सो दैट इज अगेन, तो जैसे मैंने बोला मेसोस्फेयर है ना, जो मध्य मंडल था वो सबसे ठंडा था, वैसे ट्रोपोस्फेयर इज कंसीडर्ड एज डेंसेस्ट, सबसे भारी परत इसको बोला जाता है। सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। ओके, पर याद रखना क्लाइमेटिक वेरिएशन नहीं है, वेदर फिनोमेना, वेदर, तापमान, मौसमी संबंधी परिवर्तन यहाँ ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, क्लाइमेट, जलवायु नहीं, जलवायु तो एक बहुत लंबा टाइम हो गया है ना। वेदर क्या होता है, छोटे छोटे पीरियड्स में जो चेंजेस आते हैं, सीजनल चेंजेस जिसको हम बोलते हैं, मौसम संबंधी, वो भिन्नताएं यहाँ मिलती है, ध्यान रखना। इट्स नॉट अबाउट जलवायु, क्लाइमेट नहीं बोल रही हूँ मैं, वेदर वेरिएशंस बोल रही हूँ, है ना, मौसमी संबंधी परिवर्तन यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, सो दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा चेंज होने वाली लेयर। तो बोले, मैंने बोला ना सर्दी गर्मी के चक्कर में तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं रही, वरना अगर आप सर्दी गर्मी का चक्कर देखोगे तो यू कैन फाइंड आउट कि बाहर तो चारों तरफ से पैदा है ना मैम, तो सिर्फ पोल पे ही क्यों, मतलब कौन सा भार की बात कर रही हो तुम रानी, मतलब कौन सा भार? और पोल्स पे तो मैंने कोई सा भार नहीं बताया, पोल्स पे तो मैंने कोई भी भार नहीं बताया, मतलब ट्रोपोस्फेयर भार, भार तो चारों तरफ से पैदा, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। एटमॉस्फेयर का भार, एटमॉस्फेयर का कैसा भार होता है बेटा, क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन नहीं समझ पा रही मैं तुम्हारा,
ठीक है, सो दैट इज वाई यू कैन फाइंड आउट ट्रोपोस्फेयर. ओके, यस. ट्रोपोस्फेयर दब, बेटा पोल्स दब रहे हैं ग्रेविटेशनल पोल्स, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, किसी भार की वजह से नहीं दब रहे वो. मैंने ये बोला, तुमने सुना नहीं ढंग से. ग्रेविटेशनल पुल, अगर एक चीज बहुत बड़ी है और एक चीज उसके कंपैरिजन में एक बिंदु है, तो उस पे ज्यादा फोर्स काम करेगी ना, तो इसीलिए आपके पोल्स दबे हुए हैं. ओके, और बाहर मैंने बोला ट्रोपोस्फेयर में, आपने इसको मिसमैच कर लिया, आपने इसको मिसमैच कर लिया, है ना. हाँ, बाहर ट्रोपोस्फेयर पे शोभ मंडल पे ज्यादा है, क्योंकि ऊपर की सारी लेयर का भार उस पे आ रहा है, इसलिए वो डेंसिस्ट या घनत्व या भारी मानी जाती है. पोल्स का जो खिंचाव है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, है ना, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भाई. ऑब्वियसली ना, यू जस्ट अंडरस्टैंड. अगर मैं बोलूं, अगर आपने धरती के लेयर्स पढ़ी हैं, तो कोर किससे बना हुआ है? निकिल से, फेरस से. तो वो है क्या? आयन है क्या? समहाउ आयन के भाई बहन है ना, आयरन के लौ के ही है ना. ठीक है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड अपने आप हो गया ना. तो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो क्या काम करेगा? अट्रैक्ट करने का काम करेगा ना. यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. तो क्यों है? इसीलिए है. हाँ, इट मे फ्लक्चुएट सूर्य, इट मे फ्लक्चुएट, डिपेंड्स ऑन किस तरह की चट्टाने हैं, किस तरह की रॉक्स है ना, दैट कॉम्पोजिशन, है ना, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉम्पोजिशन. अब ऐसे में अगर ऐसे बोलूं सूर्या, तो जरूरी नहीं है ना हर जगह टेम्परेचर उतनी ही किलोमीटर्स पे कम होता हो या उतनी ही किलोमीटर्स पे बढ़ता हो. यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, है ना. जरूरी नहीं है ना, कहीं पर भी आप कहीं स्टडीज करोगे तो जरूरी नहीं है ना सेम डेप्थ पर सेम टेम्परेचर कम होता हो. दैट डिपेंड्स ऑन द कॉम्पोजिशन, चट्टानों की संरचना पर डिपेंड करता है. ओके, चट्टानों की संरचना पे डिपेंड करता है. ओके, चलिए. सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? ट्रोपोस्फेयर है ना. और यस, और ट्रोपोपॉज में आके क्या हो जाएगा? वो जो मौसम संबंधी जो छेड़छाड़ थी ना ट्रोपोस्फेयर में, वो पॉज पे आकर पॉज हो जाएगी. ओके, पॉज पे आकर पॉज हो जाएगी. ठीक है ना. यस, नाउ कमिंग ओवर द ट्रोपोस्फेयर. ठीक है ना. सो बेसिकली अगर आप इसकी हाइट देखोगे तो वो आपको पाया जाएगा वही 17 से 18 किलोमीटर, यस, से लेके 50, है ना. तो दैट इज अप टू द 50 किलोमीटर्स यू कैन फाइंड आउट स्ट्रेटोस्फेयर. किससे? 50 किलोमीटर्स पर जाकर आपका स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हो जाता है. ओके, खत्म हो जाता है. ओके, एंड इट इज बेसिकली बेस्ट नोन फॉर, ये बेस्ट नोन फॉर ओजोन लेयर, है ना, ओजोन लेयर के लिए पाया जाता है. ओके, एंड दिस इज वाई मैं बोल रही थी, क्योंकि ओजोन लेयर है. ओजोन लेयर ना है भी किधर, अगर आप देखना चाहोगे ना, ओजोन लेयर यू कैन फाइंड आउट हियर समवेयर, इधर है ना. तो इसी की वजह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही पाई जाएगी. ठीक है ना. तो इसी की वजह से क्या है, इसी की वजह से वी कैन फाइंड आउट यहाँ पे टेम्परेचर राइज अप हो जाता है ना. इसी की वजह से यू कैन फाइंड आउट यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो राइज अप हो रहा है ना, क्योंकि जो कि ओजोन लेयर है. एंड दिस इज वाई कि यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर जो है हाइट के साथ में बढ़ रहा है. दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू कन्वे, है ना. इसकी वजह से, क्योंकि वो हीट अब्सॉर्ब करता है, वो यूवी रेज को अब्सॉर्ब करता है ना. O3 जो है आपके यूवी रेज को अब्सॉर्ब करता है. सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. ओके, यस. ओके, एंड ना यू नो व्हाट, कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं इट इज आइसोथर्मल. स्ट्रेटोस्फेयर ना इज एन आइसोथर्मल, जहां पे बेसिकली टेम्परेचर में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलते, है ना. कंसीडर्ड ऐसा किया जाता है दैट यू कैन नॉट फाइंड आउट एनी बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस, है ना, यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे. सो दैट इज व्हाई दिस लेयर इज बेसिकली गुड फॉर आपके प्लेन्स के लिए, क्योंकि टर्बुलेंस ज्यादा फील नहीं होती. आप खुद सोच के देखिए, अगर आप ट्रोपोस्फेयर में उड़ रहे होते तो, है ना, आप ट्रोपोस्फेयर में उड़ रहे होते तो आपके साथ क्या होता? अगर आप ट्रोपोस्फेयर में उड़ रहे होते तो क्या होता? तो आप हमेशा आप उड़ते रहते और आप टकरा जाते ना, आपके प्लेन्स क्या हो जाते? टकरा जाते. सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट. बट यस, इट इज ऑन द लोअर, है ना, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर. ये याद रखिएगा, कहाँ पे? लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में बेसिकली आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे. ओके, सो इट एक्सटेंड अप टू द 50 किलोमीटर्स. ठीक है, एंड
अ वेरी लेस लिटिल वेपर, वाटर वेपर, है ना। वाटर वेपर मैक्सिमम ट्रोपोस्फेयर में, वो भी 5 किलोमीटर तक। उसके बाद वाटर वेपर आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो हवाएं हैं ना, हवाएं वो हॉरिजॉन्टल है ना। वर्टिकल जो हवाएं होती है ना, ऐसे जो मूव करती हैं ऐसे, है ना। जब हम देखते हैं ना स्टेशनरी करंट्स बनते हैं आपके, जब हम करंट्स पढ़ते हैं, है ना, जो आप बोलते हैं ना ऑक्लिडेड, और ये जो आप पढ़ते हो वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स, और स्टेशनरी जो स्थिर वाले बनते हैं, वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से बनते हैं। तो अगर हवा ऐसे हो जाती है ना, तो उसका मूवमेंट रुक जाता है, तो वो स्टेबल हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? कांस्टेंट, स्टेबल, स्थिर हो जाती है, जिसकी वजह से यू कैन नॉट फील इट। तो वही सिचुएशन ना स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। दैट सेम सिचुएशन परसिस्ट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, या आपके समताप मंडल में हवाएं जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही आपको एक कामनेस की फीलिंग देता है, जिसकी वजह से बेसिकली ये क्या है, ये बहुत ज्यादा आपके काम में आता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आप प्लेन्स उड़ा पाते हो। अदरवाइज अगर वो कामनेस नहीं होती, तो यहाँ पे भी वो वेदर फिनोमेना में जो परिवर्तन होता है वो आप इजीली नहीं इजीली देख पाते, और फिर हमारे लिए थोड़ी सी सिचुएशन कैसे हो जाती, प्रॉब्लमेटिक हो जाती। ओके, यस, ओके। सो इट इज नियरली क्लाउड फ्री, है ना, नियरली क्लाउड फ्री, कोई बादल नहीं मिलेंगे, कोई वेदर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, बस याद रखना, सर्दियों में जो आपके ध्रुव होते हैं ना पोल्स पर, हायर लैटिट्यूड में ऊपर की तरफ, वहां पे आपको क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहां पे आपको क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। ओके, इसका मतलब थोड़ी ऊंचाई पे, ज्यादा ऊंचाई पे सर्दियों में ध्रुव पर, पोल्स पर आपको क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज, वो भी बहुत बड़े बड़े नहीं, पर हाँ एट लोएस्ट यू कैन फाइंड आउट। सो दैट इज ओवर द पोल्स, ध्रुव पर, वो भी सर्दियों में। अदरवाइज यहाँ कोई क्लाउड्स, कोई बादल जैसी चीजें आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को नहीं मिलेगी। ओके, कुछ आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। ओके, नाउ कमिंग ओवर द नेक्स्ट, फिर स्ट्रेटोस्पॉज आ गया, तो वो भी कांस्टेंट हो गया। उसके बाद आते हैं मेसोस्फेयर में। ओके, मेसोस्फेयर में या मध्य मंडल में, जो 50 से 80 किलोमीटर में फैला हुआ है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोई वाटर वेपर नहीं है यहाँ पे, कोई वाटर वेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, एंड इट इज कंसीडर एज व्हाट, इट इज कोल्डेस्ट लेयर ना, सबसे ठंडी लेयर है। ओके, एंड इसका टेम्परेचर है सटीक -85 डिग्री सेल्सियस, है ना। जो मैंने बोला ना, जो कम होता है हर्षित, दैट इज -85 डिग्री सेल्सियस। ओके, वहां तक इसका टेम्परेचर जो है वो पहुंच जाता है, ठीक है ना। यस, एंड जैसे जैसे वही है ना, जैसे जैसे आप हाइट के साथ ऊपर जा रहे हो, वैसे वैसे क्या होते जाएगा, वैसे वैसे वो और ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो एक्सट्रीम एंड पे पहुंच के आपको -85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलेगा। सो दैट इज द कोल्डेस्ट प्लेस फाउंड ऑन द अर्थ। धरती के पूरे प्रणाली में, पूरी सिस्टम में सबसे ज्यादा ठंडा है, ठीक है ना। ओके, एंड यहाँ पे बनते हैं कभी आपने नाम सुना है नॉक्लिडुडेंट क्लाउड्स? मे बी मैं इसको प्रोनाउंसिएशन भी इसका गलत होगा, है ना। आपने कभी इन क्लाउड्स का नाम सुना है? आई राइट द स्पेलिंग, नॉक, ठीक है, नॉक्टी, हाँ, नॉक्टी ल्यूसेंट, हाँ, नॉक्टिल्यूसेंट, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स का, यस, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स का नाम सुना है? दैट क्लाउड्स यू कैन फाइंड आउट ऑन मेसोस्फेयर। समताप मंडल, सॉरी, मध्य मंडल में आपको नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स मिलेंगे, जो कि धरती के, अर्थ के सबसे ऊंचे क्लाउड्स हैं, ठीक है। हाईएस्ट क्लाउड्स ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना। धरती के जो वातावरण की आप बात करते हो, यस, उस पे पाए जाने वाले सबसे ऊंचे क्लाउड्स हैं आपके नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। क्या है? नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। ओके, यहाँ पे आपको और क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको मीटियोर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। उल्का पिंड जो होती है, तो जो भी आती है वो यहीं आकर, मोस्टली आपको यहीं आकर जलती हुई नजर आएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा वो यहीं पर जलती हुई नजर आती है, हाँ, यस, है ना, सबसे ज्यादा जलती है यहीं पर आकर। ओके, यस। यस, चलो, ठीक है। नॉक्टिल्यूसेंट का बताती हूँ। आई हैव टू चेक, सोनी जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा, है ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई टेल यू। मेरे को, मैंने हिंदी वर्ड कभी पढ़ा नहीं है, आई टेल यू।
हम्म, हम्म, यहाँ तो कुछ और ही आ रहा है। इसमें तो नॉक्टिलुडेंट ही आ रहा है बेटा, हिंदी में भी। रात्रिचर, रात्रिचर बादल। हाँ, हिंदी में भी यही लिखा है ना। वैसे अगर आप इसकी, इसमें मैं हिंदी देख रही हूँ तो रात्रिचर आ रहा है, वैसे नॉक्टिलुडेंट ही बोलते हैं। ओके, लुडेंट इन लूसेंट, नॉक्टिल्यूसेंट। ओके, सोनी वैसे तो इसकी रात्रिचर आ रहा है नाम, रात्रिचर बादल। ओके, रात्रिचर, रात में चलने वाले। ठीक है, रात में चलने वाले। ठीक है, यस। ओके, नाउ एंटरिंग इनटू द थर्मोस्फेयर। ओके, थर्मोस्फेयर को हमने क्या बोला था? थर्मोस्फेयर को हमने बोला था तापमंडल। ओके, थर्मोस्फेयर में ही क्या पाया जाता है? थर्मोस्फेयर में ही आइनोस्फेयर पाया जाता है। अब थर्मोस्फेयर में, यस, क्या है? निशादीप्त बादल। हाँ, वो रात्रिचरी है बेटा, निशादीप्त का मतलब रात्रिचरी होता है। ठीक है, हाँ। थर्मोस्फेयर में आइनोस्फेयर पाया जाता है। आइनोस्फेयर को पढ़ने से पहले थर्मोस्फेयर को देख लेते हैं। ठीक है ना, सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। सो थर्मोस्फेयर जो है बेसिकली 80 टू समहाउ 400 किलोमीटर्स तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, कितना देखने को मिल जाएगा? फॉर दैट मैटर्स 80 टू, देखो कहीं पे 400 लिखा हुआ है, एंड फॉर दैट मैटर्स कहीं पे 600 टू 700 भी लिखा हुआ है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी, आप इसको अगर 700 किलोमीटर्स तक लेंगे सो दैट वुड बी ग्रेट, है ना। अगर आप इसको लेंगे सो दैट वुड बी ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है ना, देखो आपको मैं इसका बहुत अच्छा सा डायग्राम दिखाती हूँ आइनोस्फेयर का, तो आपको बहुत सही डायग्राम मिला है मुझे। ये देखो, दिख रहा है आपको? ये पूरी आपकी कौन सी लेयर है? दैट इज बेसिकली योर होल थर्मोस्फेयर, है ना। थर्मोस्फेयर में आपको आइनोस्फेयर नजर आ रहा है, ये देखो आइनोस्फेयर, है ना, दिख रहा है आपको आइनोस्फेयर? आइनोस्फेयर में देखो कितने रीजन्स होते हैं। सो बेसिकली वी हैव डी रीजन, ई रीजन और एफ रीजन, है ना, ये पढ़ते हैं ना हम। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये आपका पूरा डायग्राम जो है पूरा का पूरा आइनोस्फेयर का है। ओके, पूरा का पूरा किसका है? आइनोस्फेयर का है। ओके, एंड आइनोस्फेयर भी लोअर थर्मोस्फेयर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लोअर थर्मोस्फेयर में, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? नीचे की तरफ पाया जाता है। ओके, थर्मोस्फेयर बेसिकली बना कैसे है? सो थर्मोस्फेयर की अगर मैं आपको विशेषता की बात करूं, तो थर्मोस्फेयर में आपको मिलेंगे चार्ज पार्टिकल्स, है ना। आपने बचपन में ये खेल खेला है? आप जब छोटे होते थे तो हम क्या करते थे, बहुत सारे कागज के टुकड़े तोड़कर, है ना, आप अपने सर में सुना अपने सर में स्केल को घिस के हम उनको चिपकाते थे। कभी सुने आपने? ये सारे खेल खेले हैं, है ना। मतलब मैंने खेले हैं, तो हाँ, मतलब मैंने अपने बुढ़ापे में, है ना। तो ये सब क्या है? ये वही है ना। यस, वी हैव डन इट ना। हाँ, वी यूज टू से दिस, कि कुछ तो जादू हो रहा है ना। या रबड़ के जो छिलके होते थे, जब हम रबर करते थे तो उसका जो मटेरियल निकलता था उससे, दैट इज आयनाइज्ड चार्ज पार्टिकल्स, है ना। तो चार्ज पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एनर्जीज को। सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, है ना, है ना। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो 80 टू 700 किलोमीटर आप इसको मान के चलेंगे। ठीक है, एंड हाँ, हाँ, है ना। एंड जो जो आइनोस्फेयर है, जो थर्मोस्फेयर की, वो कहाँ मिलता है? नीचे की तरफ, है ना, लोअर पार्ट्स में, अप्रोक्सीमेटली अप टू 400 किलोमीटर्स। ठीक है, तो कहाँ देखने को मिलेगा आपको आइनोस्फेयर? आइनोस्फेयर आपको देखने को मिलेगा, हाँ, आइनोस्फेयर जो है आपको देखने को मिलेगा अप टू 400 kilometers. Okay, up to 400 kilometers. Okay, yes. Okay, now this temperature, इसमें क्या है? इसमें बेसिकली मैंने क्या बताया था, हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा या हाइट के साथ टेम्परेचर कम होगा? बताइए, हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है या हाइट के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है? थर्मोस्फेयर में बढ़ेगा, है ना। आप बताइए क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है, या क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है? क्योंकि इसका घनत्व कम है, इसका डेंसिटी बहुत कम है। पता है डेंसिटी कम होने की वजह से क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ना, वो बहुत कम डेंसिटी के हैं, वो बहुत ही लो घनत्व के हैं। तो यहाँ पे आपको कोई पानी, कोई वाटर वेपर, कोई बादल नहीं देखने को मिलेगा। कोई बादल नहीं है और कोई वाटर वेपर नहीं देखने को मिलेगा।
ठीक है, कोई वाटर वेपर कुछ नहीं देखने को मिलेगा. ओके, एंड दिस इज बेसिकली फेमस. यस, यस, है ना. दो इट इज मोर क्लोज टू दैट सन, है ना सूर्य, इट इज मोर क्लोज टू द सन. ओके, यस, इट इज मोर क्लोज टू द सन की टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ना. इट इज क्लोज, पर यहाँ के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लो डेंसिटी के, सो दैट इज वाई. ओके, अब देखिए यहाँ पे ना दो तरह के, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाओगे ना, व्हेन यू आर गोइंग मोर क्लोजर टू द पोल्स, तो वहां हम देखने जाते हैं नॉर्दर्न लाइट्स एंड सदर्न लाइट्स. वो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना. अरोरा बोरेलिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस, है ना. अरोरा बोरेलिस है आपका नॉर्थ पोल का, एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस है आपका सदर्न लाइट्स, साउथ का. हाँ, मैं ये डायग्राम सेंड कर दूंगी, है ना. ये डायग्राम आई विल सेंड, प्रमोट, डेफिनेटली आई विल सेंड इट. ओके, पक्का, ठीक है. यस, सो ये क्या है आपका टेम्परेचर रानी 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. हाँ, टेलीग्राम पे, आई विल सेंड इट ऑन टेलीग्राम. ओके, ठीक है. तो ये क्या है, क्या, हाँ मैं बताती हूँ ये है क्या. मुझे ये बताओ, ये ऑरोरा जो है, ये नॉर्दर्न लाइट्स की जो आप बात कर रहे हो, जो ध्रुवों पे जो लाइट है, ये है क्या बेसिकली. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद दिस. यूवी रेज है. बेसिकली आपको आपको ना लाइट्स, क्योंकि आयनाइजेशन है यहाँ पे, है ना. क्या है यहाँ पे, पार्टिकल्स पाए जाते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट्स, है ना. यस, वो लाइट्स रिफ्लेक्ट करते हैं, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है ना. और वो रंग बिरंगे कलर्स में, बादल तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना. बादल तो है ही नहीं यहाँ पे. यस, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट आयंस. आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है. तो बोरेलिस क्या है, यस, है ना. यस, बोरेलिस जो है वो ऊपर वाले ध्रुव का है, और ऑस्ट्रेलिस जो है वो नीचे वाले ध्रुव का है. ओके, और हिंदी इंग्लिश में आई गेस इनको सेम बोलते हैं, ठीक है. ऊपर वाले को बोरेलिस बोलते हैं, नीचे वाले को ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ठीक है. यस, एंड बहुत सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लोग इसलिए जाते हैं. ओके, यस, जहाँ उनको ये प्रभाव देखने को मिलता है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वुड लाइक, उनकी डेस्टिनेशन, ड्रीम डेस्टिनेशन होती है, ठीक है ना. तो वो आपको वहां पे देखने को मिलेगी. सो दैट इज बेसिकली योर थर्मोस्फेयर. ओके, क्या है, थर्मोस्फेयर है. ओके, चलिए अब थर्मोस्फेयर के बाद में बात कर लेते हैं आपके आइनोस्फेयर की, ठीक है. यस, चल, सो थर्मोस्फेयर में हमको कितने रीजन्स नजर आ रहे हैं. थर्मोस्फेयर को हमें 3 रीजन्स नजर आ रहे हैं, डी रीजन, ई रीजन और एफ रीजन. सबसे नीचे की तरफ है डी रीजन, एंड सबसे ऊपर की तरफ आपको एफ रीजन नजर आ रहा होगा, जिसमें F1 और F2 है, ठीक है. तो सबसे पहले आ जाइए डी लेयर पे. डी लेयर की हाइट जो है वो बेसिकली आपको मिलेगी 60 से लेकर 99 किलोमीटर तक. ओके, डी लेयर जो है, डी रीजन जो है वो 60 से कुछ 99 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी. ओके, देखने को मिलेगी. ओके, अब ये क्या है, ये बेसिकली जिन रेडियो वेव्स की, है ना, जिन रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है ना, लो फ्रीक्वेंसी जो होती है, उनको वापस भेजने का या रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, ठीक है. और जिनकी ज्यादा या ठीक ठाक होती है, उनको ये सोख लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, डी लेयर, ठीक है. डी लेयर क्या करता है, डी लेयर रेडियो वेव्स जो पाई जाती हैं, ठीक है ना, उनको बेसिकली, जिनकी छोटी होती है फ्रीक्वेंसी, है ना, उनको तो वापस भेज देता है, उनको तो क्या कर देता है, उनको तो रिफ्लेक्ट कर देता है उनके सिग्नल्स को, और जिनका मीडियम हाई फ्रीक्वेंसी होती है, उनको ये अब्सॉर्ब कर लेता है, उनको ये सोख लेता है. सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूरज की रोशनी में ये डी लेयर नहीं दिखती, ठीक है. तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जैसे ही सोलर रेडिएशंस होते हैं, सूरज की रोशनी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी बेसिकली, हाँ उल्टा बोल रही हूँ, सूरज की रोशनी में ये दिखते हैं, जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे ये दिखना बंद हो जाते हैं. ओके, सूरज की रोशनी में ही चमकते हैं, चमकेगी डी लेयर,
है ना। उसके बाद में देखो ऐसा कोई डिवीजन है नहीं, ये हमने किए हैं, है ना, ऐसे कोई डिविजन है नहीं, ये हमारे द्वारा किए गए हैं। ओके, सो जैसे ही डी रीजन है तो वो सूरज की रोशनी पे ही निर्भर है, उस पर डिपेंडेंट है। सोलर रेडिएशन जब तक पड़ेगी तब तक वो दिखता है, और जैसे ही वो दिखना, सूरज की रोशनी मतलब जैसे जैसे शाम होती चली जाती है, सनसेट होता जाता है, वो डिसअपियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो डिसअपियर हो जाएंगे, विलुप्त, खो जाते हैं। फिर वो वापस से सुबह दिखेंगे जब सूरज की रोशनी आएगी। ओके, डी के बाद आता है ई रीजन, ठीक है, और ई रीजन को बोलते हैं केनले हेविसाइड लेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं? किनले हेविसाइड। ये दो लोग थे जिन्होंने बेसिकली इस रीजन को क्या किया था? डिस्कवर किया था, ई रीजन को। केनले हेविसाइड इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें भी बेसिकली ई और ई टू पाया जाता है, इसमें भी दो वेरिफिकेशन होते हैं, ई और ई टू, है ना। भ्रारे मंडल को आयतन, आयतन मंडल इसको बोलते हैं प्रमोद, आइनोस्फेयर इज आयतन मंडल, है ना। भारे मंडल एग्जॉस्फेयर है जो बिल्कुल बाहर निकल गए, ठीक है बेटा। ये जो देख रहे हो ना आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, यहाँ पे ये इस तरफ है ना, अप्रोक्सीमेटली ये जो 4 किलोमीटर है ना, यहाँ 400 किलोमीटर, यहाँ तक आपका आयतन मंडल पाया जाता है प्रमोद। ओके, दिस इज आयतन मंडल। भारे मंडल एग्जॉस्फेयर, ठीक है। भारे मंडल क्या है आपका? एग्जॉस्फेयर है, ठीक है। चलिए, सो ई को क्या बोला जाता है? ई को बोला जाता है किनली हेविसाइड, ठीक है, किनली हेविसाइड। ओके, और ये बेसिकली डी का उल्टा है, जो आपके मध्य आकार के या जो बड़े रेडियो वेव्स जो होती है बेसिकली, ठीक है ना, उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है। जो मध्य आकार की या जिनकी फ्रीक्वेंसी बड़ी या मध्य आकार की होती है, मीडियम या लॉन्ग वेव्स जो होती हैं बेसिकली, उसको क्या कर देता है? उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है ना। वही हमारे काम आ रही है भाई, ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तभी तो हम लोग इतना कम्युनिकेशन यूज कर पा रहे हैं, ठीक है ना। यस, ओके। एंड अब मैं जो लाइन बोलूंगी मुझे नहीं पता आप लोगों को इतनी समझ में आएगी, क्योंकि इसको किनले हेविसाइड ने, जो दो लोग थे ना, उन लोगों ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है ना। तो सोलर रेडिएशन, सूर्य का जो रोशनी होती है ना, है ना, उससे जो अल्ट्रा वायलेट, है ना, यूवी जो रेज होती है, सूरज की जो यूवी रेज होती हैं, उसके कण, नाइट्रोजन के कण, और जो आपके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सब मिलकर ये लेयर बनी हुई है ना। तो यूवी जो फोटॉन्स हुए, है ना, और जो नाइट्रोजन हुआ और नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हुए, उनके मिश्रण से, उनके इंटरैक्शन से आपकी ई लेयर बनी हुई है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? सूरज जैसे ही ढलेगा ये भी गायब हो जाएगी। तो डी भी सूरज की रोशनी के साथ गायब हो रही है, और ई भी सूरज की रोशनी के साथ में गायब हो रही है। ठीक है, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ई और ई टू, ठीक है ना। ई टू जो है बेसिकली आपको 150 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये जो थी ई लेयर पाई जाती है 99 से 130, उसके थोड़ा सा ऊपर आपको ई टू लेयर भी पाई जाती है, ठीक है ना। और वो किसकी वजह से बनी हुई है? वो बनी हुई है आपके वही सोलर यूवी रेस, उसके फोटॉन्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन से। वो नाइट्रोजन से बनी थी ई वाली, उसके ऊपर वाली जो है ई टू, वो आपके यूवी और जो आप अल्ट्रावायलेट जिसको बोलते हो ना, उसके फोटॉन्स और ऑक्सीजन के किससे मिलेगी? कॉम्बिनेशन से। ओके, और ये भी रात में क्या हो जाती है? गायब, है ना। तो डी भी गायब, ई भी गायब, पूरी पूरी। अब आते हैं एफ पे। तो एफ जो है बेसिकली आपको मिलती है 150 से, हाँ, यस, है ना, यस, ओके। एफ जो है, एफ लेयर है ना, एफ लेयर मिलती है आपको 150 से बेसिकली, दैट वुड बी यू कैन कंसिडर अप टू 380 किलोमीटर्स, ओके, अप टू 380 किलोमीटर्स, ओके। ओके, और इसको दोनों लेयर को, F1 और F2 को मिलाकर बोलते हैं एप्लेटन लेयर, ओके, एप्लेटन लेयर, ओके, एप्लेटन लेयर, ओके। E1 नहीं है बेटा, ई ही बोला जाता है, ई और E2, ओके। सो ई जो है वो बेसिकली जो हाई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ्स होती है ना, उनको रिफ्लेक्ट करता है, हाई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है, ठीक है। और वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में बनी हुई है। तो जो मैं नाइट्रोजन का और यूवी का जो सर्कमस्टेंसेस बता रही हूँ वो मैंने आपको बताया, सो दैट इज फॉर द ई लेयर, पूरी ई लेयर के लिए। उसमें स्पेसिफिकली आपको E2 लेयर पाई जाती है जो ऑक्सीजन
और यूवी रेस यूवी के फोटोन से इंटरेक्शन से आपको E2 लेयर देखने को मिलती है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो डिसअपियर्स इनटू द नाइट, ओके, इट ऑल्सो डिसअपियर्स इनटू द नाइट, ओके। पर आपको ये याद रखना है कौन सी वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं ये, छोटी मध्यम आकार की किसको, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में F1 और F2 पे, ठीक है। सो दैट इज 150 टू 380 किलोमीटर्स, जो कि कलेक्टिवली एप्लेटॉन लेयर भी बोली जाती है, ओके। और जो मीडियम और लार्ज जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है, उनको भेज देती है धरती पर, ठीक है, उनको भेज देती है धरती पर, ओके। चलिए, इसके बाद ना ऊपर अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर पर एक और लेयर पाई जाती है, यस, एप्लीटॉन, जी लेयर। ये जो 400 किलोमीटर है ना, यस, इस पे पाई जाती है जी, ठीक है, जी, ठीक है। बट ये डिटेक्टेबल नहीं है, मतलब इसको बहुत ज्यादा डिटेक्ट, मतलब इसको पढ़ नहीं पाए, पर ये वो लेयर है जो दिन में रात में रहती है ना, जो दिन में और रात में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो जी लेयर है जो 400 किलोमीटर पे पाई जाती है, यस, हाँ, यस मीना, वेरी गुड, यस। अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अभी तक भी नहीं बताई, डिटरमिन नहीं है, यस। कोई बोलता है वो 10,000 किलोमीटर तक जा रहा है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 680 या 640 के बाद से आपका एग्जॉस्ट फेज स्टार्ट हो जाता है ना। उसके बाद वो कहाँ तक जा रहा है किसी को नहीं पता, है ना। तो जी लेयर क्या है, अगर क्वेश्चन आता है तो जी लेयर है जो आपको दिन में और रात में दोनों में देखने को मिलेगी, बट इट इज नॉट डिटेक्टेबल, मतलब ये अभी तक आई नहीं है पकड़ में कि जिसको स्टडी कर सके, जैसे डी को करा है, ई को करा है ना, हाँ। सो दैट इज बेसिकली, हाँ, सो दैट इज, ठीक है। रजो समझ में आया ना बेटा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है आपको, डी ई एन एफ समझ में आया। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट इज व्हाट, तो ये याद रखिएगा, ओके। सो दैट इज योर थर्मोस्फेयर, ओके, दैट इज योर थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर के बाद हमारा लास्ट में आता है एग्जॉस्फेयर, ओके। वही 660, 640 या 700 किलोमीटर से 10,000 बोला गया, पर मैं नहीं मानती, है ना, क्योंकि 10,000 आप किसी को बोलते ना लिमिट नहीं कर सकते, पर अगर पूछा जाएगा तो इट कंसीडर अप टू द 10,000। पर आपकी जो ऑथेंटिक किताबें है ना, उसमें सच में नहीं लिखा है, जो मिनाल जो सेंटेंस कह रहा है ना, वो सच बात है ना, कि एटमॉस्फेयर की अपर लिमिट आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। मतलब अगर आप सविंदर सिंह खोलोगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है 640 किलोमीटर, है ना, पर उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। पर जैसे अगर आप कहीं कहीं पढ़ते हैं तो वो 10,000 किलोमीटर तक उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। इसको ऐसे बोला जाता है कि जो सूरज की हवाएं है ना, सोलर विंड्स, उसमें जाकर जाकर मिल जाता है। तो सोलर विंड आप सोच के देखे ना, हाँ, समथिंग इज बियॉन्ड द बुक, यस, ओके। सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट, ओके। अब मैंने आपको थर्मोस्फेयर के मॉलिक्यूल्स लोअर डेंसिटी के बताए थे, कम घनत्व के, यहां पर भी एक्सट्रीम घनत्व कम है मॉलिक्यूल्स का एग्जॉस्फेयर में, ठीक है। एग्जॉस्फेयर में घनत्व बहुत कम पाया जाता है, डेंसिटी बहुत कम पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई गैस नहीं है एग्जॉस्फेयर में, भारे मंडल में कोई गैस नहीं है, ठीक है ना। और जो है ना हाइट ना, आप 640 लो हर्षित, है ना, अकॉर्डिंग टू द बुक्स बोल रही हूँ, कहीं पे 700 होगी, पर बुक्स के अकॉर्डिंग आप इसको 640 ले लीजिए, एंड नो लिमिट, नो अपर लिमिट, नो अपर लिमिट, है ना, ठीक है, यस। सो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत लो डेंसिटी के पाए जाते हैं, एंड लो डेंसिटी के बाद में देयर वुड बी कोई पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। स्पेस में जाके कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कोई पार्टिकल्स नहीं मानते, कोई वेदर नहीं है, कोई मौसम आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एंड क्योंकि थर्मोस्फेयर का ऑरलिसस वाला, मतलब जो सदर्न और नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न और नदर्न पोल का जो आप वो लाइट्स की बात कर रहे थे ना, उसका थोड़ा बहुत प्रकाश एग्जॉस्फेयर के लोअर वाले भाग में, निचले हिस्से में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जॉस्फेयर में, भारे मंडल में ज्यादातर जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके कक्ष या उनके ऑर्बिट पाए जाते हैं, ठीक है, उनके कक्ष या उनके ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, इसीलिए एग्जॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है, ओके। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब कितना आपको याद रहता है ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद तो में कुछ नहीं रहता है।
पढ़ा कितना भी दो। हम्म। ओके, सो दैट इज यस, एंड दैट इज अगर मैग्नेटोस्फेयर की बात कर रहे हो, सो मैग्नेटोस्फेयर इज बेसिकली अर्थ के, है ना, अर्थ प्लैनेट, प्लैनेट अर्थ के बेसिकली रिवॉल्व करती है। ओके, देन यू कैन फाइंड आउट द रीजन अराउंड द प्लैनेट डोमिनेटेड बाय प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड। जो धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली, वो आपको मैग्नेटोस्फेयर में ये चुंबकीय मंडल में देखने को मिलता है। ठीक है, चुंबकीय मंडल में देखने को मिलता है, और इसी को यस वेन एलन रेडिएशन जोन बोलते हैं। ठीक है, जो आपका धरती का, आपके प्लैनेट का, धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है, या जिसको हम बोलेंगे आपका जो चुंबकीय जो मंडल है, उसको मैग्नेटोस्फेयर बोला जाता है। ओके, जो डोमिनेट करता है सिर्फ मैग्नेट से। ओके, एंड दैट यू कैन फाइंड आउट, उसको ही हमने वैन एलन बोला है। ठीक है ना, जिसमें क्या बोलूं, चार्ज पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लाज्मा देखने को मिलेगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सब कुछ देखने को मिलेंगे। सो दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। ओके, and do we think it is a yes, so that is basically yes, it exists. Okay, and जो मैग्नेटोस्फेयर है ना, जिसको मैं बोल रही हूँ आपका, ये एटमॉस्फेयर का ही भाग है। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर इज बेसिकली द पार्ट ऑफ यस। ठीक है, यस, सो दैट यू कैन फाइंड आउट। सो मैग्नेटोस्फेयर क्या है, जो चुंबक है ना, जो प्लैनेट का, धरती का जो चुंबक है, उसमें ज्यादातर डोमिनेटेड बाय द चुंबक या मैग्नेट, दैट वी कॉल इट एज अ मैग्नेटोस्फेयर। ओके, और इसको वैन एलन रेडिएशन जोन भी बोला जाता है। ठीक है, वैन एलन रेडिएशन जोन। ओके, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये धरती को, है ना, ये धरती को कॉस्मिक तरंगों से या कॉस्मिक रेस से बचाता है। जो कॉस्मिक रेडिएशंस होते हैं ना, उससे बचाता है। और सूरज से जितने भी चार्ज पार्टिकल्स आते हैं ना, सूरज से जितने भी चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, वरना तो कितने चार्ज पार्टिकल सूरज से आएंगे, तो हमें अगर हमारी धरती में एंटर कर गए तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो क्या है, उससे बचाता है। तो मैग्नेटोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स ओवर द फंक्शंस। वो आपको कॉस्मिक रेडिएशन से और सूरज से जितने भी चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, उससे बचाने का काम करता है। दैट इज व्हाई इट इज बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, यस, ठीक है, यस। और क्या है ये, प्लैनेट के चारों ओर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इट इज ऐसे चारों ओर आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज बेसिकली द मैग्नेटोस्फेयर। ओके, धरती के चारों ओर आपको मैग्नेटोस, एटमॉस्फेयर में मैग्नेटोस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। एंड इसी की वजह से हमारे पास में वो कॉस्मिक रेडिएशंस नहीं आ रहे, या सूरज के जो आयंस है वो नहीं आ रहे, जो चार्ज पार्टिकल्स है। वरना तो आप सोच लीजिए क्या हो जाएगा, है ना, वरना आप सोच के देखिए हमारे साथ क्या हो जाता है। ओके, सो अर्चित, दैट इज क्लियर। ओके, चलिए, यस मैना,